Hello dear student, welcome in MindBee. You can visit us on www.mind-b.com and you can contact us on this number. Okay? अभी तक हमने क्या देखा है? तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th केमिस्ट्री, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. ओके, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री देखे थे, देन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की उनकी डेफिनेशंस देखे थे, देन हमने देखा है मैटर. व्हाट इज मैटर? ओके, मैटर मीन्स क्या रहता है? जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसे मास रहता है. तो ये कुछ भी रह सकता है, मीन्स कोई सॉलिड चीज़ भी रह सकती है, कोई लिक्विड चीज़ भी रह सकती है, या फिर गैसेस भी रह सकती है. ओके, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस. ओके, 3 स्टेट में हमें मैटर मिलता है. अब मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. ओके, मैटर को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक है प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर. ओके, अब प्योर सब्सटेंस कहता है जिसका कंपोजिशन जो रहेगा वो फिक्स रहेगा. ओके, और मिक्सचर जो रहेगा जिसका कंपोजिशन फिक्स नहीं रहेगा, केमिकल कंपोजिशन फिक्स रहेगा, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे. तो प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया एलिमेंट एंड कंपाउंड में. ओके, एलिमेंट क्या रहता है? एलिमेंट हमें पता है 118 एलिमेंट है टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर. वो एलिमेंट इन्हें हम फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते, फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते. ओके, फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते. बट जो कंपाउंड रहते हैं उन्हें हम फर्दर सेपरेट कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड्स. ओके, बाय केमिकल मेथड्स. इसमें भी जो कंपोजिशन रहेगा वो सेम रहेगा. लाइक हमने अगर वाटर मॉलिक्यूल लिया तो उसका कंपोजिशन हर तरफ सेम रहेगा. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया है. देन मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर एंड होमोजेनस मिक्सचर. ओके, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर. अब होमोजेनस मिक्सचर क्या रहता है? जो मिक्सचर यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब एक यूनिफॉर्मनेस रहेगा. जैसे ऑरेंज जूस ले लिया या फिर वाटर में शुगर ले ली, हमने शुगर ऐड कर दी, तो एक यूनिफॉर्मनेस रहेगा कि ऊपर से लेके नीचे तक जो प्रॉपर्टीज रहेंगी, स्वीटनेस रहेंगी, वो सब सेम रहेगा. अगर यही हम वाटर में अगर ऑयल मिक्स कर देते हैं, ओके, वाटर और ऑयल अगर मिक्स कर देते हैं तो वाटर जो रहेगा वो नीचे रहेगा एंड ऑयल ऊपर फ्लोट करेगा, तो हमें लेयर दिखेंगी, ऊपर एक लेयर और नीचे एक लेयर. तो ये हेटेरोजेनस मिक्सचर रहेगा जिसमें हमें 2 लेयर्स दिख रहे हैं. ओके, ये हमने देखा था. देन हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ओके, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने देखे. ओके, सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने टोटल 5 लॉज देखे. ओके, टोटल 5 लॉज देखे. अब ये 5 लॉज किस बेसिस पे? तो एलिमेंट जो है वो कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्म कर रहे. एलिमेंट जो है कंबाइन होके कंपाउंड फॉर्म कर रहे, इस बेसिस पे हमने ये 5 लॉज देखे. ओके, सो 5 लॉज में फर्स्ट हमने देखा है, कौन सा लॉ देखा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, कंजर्वेशन ऑफ मास. देन हमने सेकेंड लॉ कौन सा देखा है? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. ओके, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. देन थर्ड लॉ हमने देखा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. देन फोर्थ लॉ हमने देखा था गै-लुसैक्स लॉ. ओके, एंड लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. ओके, गै-लुसैक्स लॉ. एंड देन हमने देखा था एवोगैड्रोस लॉ. ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. मीन्स आपका अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का जो मास रहेगा, ओके, रिएक्टेंट का जो मास रहेगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर रहेगा. रिएक्टेंट का जो मास रहेगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर रहेगा. ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में देखा कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा कि अगर हमने कोई प्योर सैंपल लिया है, ओके, और हमने कोई प्योर सैंपल लिया है और हमने अगर सेम सैंपल अगर हमने लैबोरेटरी में प्रिपेयर किया है, ओके, लैब में अगर हम सेम सैंपल प्रिपेयर करते हैं तो इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है, जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उसका जो परसेंटेज रहेगा वो सेम रहेगा जो हम लैबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे उससे. मतलब जो केमिकल कंपोजिशन रहेगा वो आप मतलब प्योर सैंपल का भी वही रहेगा केमिकल कंपोजिशन, और लैब में प्रिपेयर करे वाले सैंपल का भी कंपोजिशन सेम रहेगा. ये हमने देखा था लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन में. ओके, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन में देखा था. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा कि अगर 2 एलिमेंट अगर हम लेते हैं, ओके, कोई भी 2 एलिमेंट अगर हम लेते हैं और उन्हें कंबाइन करके अगर हम कंपाउंड फॉर्म करते हैं डिफरेंट लाइक CO एंड CO2 अगर हमने फॉर्म किया है, तो एक का जो मास रहेगा वो फिक्स रहेगा और दूसरा एक स्मॉल होल नंबर रेशियो बियर करेगा. ओके, दूसरा जो है वो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो बियर करेगा, लाइक 2:1.
देन हमने गेलो-सैक्स लॉ देखा है। गेलो-सैक्स लॉ में हमने क्या देखा है कि जो गैसेस रहती है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जो है वो सारी एक पर्टिकुलर रेशियो में रहती है। ओके, ये रिएक्टेंट गैस एंड प्रोडक्ट गैस जो है एक रेशियो में है। सो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 वॉल्यूम ऑफ Cl गैस। अगर हम 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लेते हैं और 1 वॉल्यूम ऑफ Cl गैस लेंगे तो HCl कितना बनेगा, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस हमें मिलेगा। ठीक है, सो एक गेलो-सैक्स लॉ में कि अगर रिएक्टेंट गैस और प्रोडक्ट गैस, अगर रिएक्टेंट गैस रिएक्ट करके प्रोडक्ट गैस प्रोड्यूस कर रही है तो ये सब एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में रहेंगे। तो लाइक 1:1:2 इनका रेशियो रहेगा। देन एवोगैड्रोस नंबर में एवोगैड्रोस लॉ में हमने क्या देखा है कि अगर कोई कंटेनर है, अगर 100 ml का हम कोई कंटेनर लेते हैं और उसमें हम कोई गैस फिल कर रहे हैं, लाइक हमने हाइड्रोजन गैस फिल करी या फिर नाइट्रोजन गैस फिल करी या फिर अमोनिया गैस, हम अगर कोई भी गैस फिल कर रहे हैं और वो अगर 100 ml का कंटेनर है तो वो वॉल्यूम 100 ml ही रहेगा गैस का जो वॉल्यूम रहेगा वो 100 ml रहेगा। अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमें पता नहीं, तो हमने x कंसिडर किया। अब 100 ml के लिए अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x कंसिडर कर रहे हैं तो हम 50 ml के लिए कितना कंसिडर करेंगे, तो हमने वॉल्यूम जो रिड्यूस किया तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी रिड्यूस करने पड़ेंगे बाय हाफ से, सो x/2। तो इससे हमें ये रिलेशन मिलता है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा। ठीक है, सो अब आज हम देखेंगे एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है। सो एटॉमिक नंबर क्या है सबसे पहले। सो एटॉमिक नंबर जो है ना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन पे क्या डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब सबसे पहले ये बात जान लो कि जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो उसका चार्ज रहता है निगेटिव, और जो प्रोटॉन रहता है उसका चार्ज रहता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन जो रहता है उसे कोई चार्ज नहीं रहता है, वो न्यूट्रल रहता है। ये सबसे बेसिक थिंग है कि इलेक्ट्रॉन को चार्ज कौन सा रहता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव, प्रोटॉन को पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल। ओके, सो एटॉमिक नंबर क्या पे डिपेंड रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन पे एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। ओके, एक एटम का स्ट्रक्चर है। अब ये एटम कौन से एलिमेंट का है ये हमें हमें निकालना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितने हैं, 3 है, मीन्स एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 3। सो एटॉमिक नंबर 3 किसका है, लिथियम का। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया है सो ये कौन से एलिमेंट का है, लिथियम का है। ओके, जो ये एटम का स्ट्रक्चर है वो किसका है, लिथियम का है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब एटॉमिक मास क्या रहता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये रहता है एटॉमिक मास। सो इसमें कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उस पर डिपेंड रहेगा आपका एटॉमिक मास कितना है। ठीक है, देन नेक्स्ट एटॉमिक मास ऑफ एन एटम मीन्स एटॉमिक मास रहता है। अब हमें कुछ भी अगर मेजर करना है तो हम एक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। लाइक हमने 1 kg वेजिटेबल्स लिए है, तो हम जो अगर आप देखते हो तो वो जो वेट रहता है, तराजू रहता है, उस पर आप एक स्टैंडर्ड यूज़ करते हो। जो लोहे का एक वेट रहता है 1 kg का, 2 kg का, 5 kg का, वो एक एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। ओके, एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं हमसे। सो वैसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी एटम का मास डिटरमाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। सो वो स्टैंडर्ड है कार्बन 12 एटम, C12 एटम। ओके, आइसोटोप है ये एक कार्बन का, कार्बन के 3 आइसोटोप है, उसमें से ये एक आइसोटोप है C12, तो इसे हम एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। सो ना मास ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ओके, उससे रिलेट करके उसे एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करके हम दूसरे एटम का मास निकालते हैं एज दिस स्टैंडर्ड, एंड दिस हैज़ बीन एग्रीड अपॉन इन 1961। तो ये एग्री कब हुआ, 1961 में। सो एटॉमिक मास जो है वो एक्सप्रेस करते हैं इन AMU एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सो 1 AMU, अब 1 AMU जो है उसे कैसे डिफाइन करेंगे, सो 1 AMU किसके बराबर रहता है, सो उसका जो मास है एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12। ओके, एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ओके, सो 1 AMU इज इक्वल टू क्या होगा, 1/12 इंटू C12 का जो मास है वो आएगा। ठीक है, सो AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। ओके, जैसे हमने देखा था AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट है उसके हम एक सेकेंड, ये कुछ एलिमेंट है, हम इसका एटॉमिक वेट देखेंगे। सो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल लिया है H2 मॉलिक्यूल। अब सबसे पहले आपको ये डिफरेंस पता रहना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या है और एटम क्या है। सो लाइक हमने CO2 लिया है,
और सिर्फ कार्बन है और CO2 है। सो यहाँ पे CO 2 एलिमेंट प्रेजेंट है और 2 टाइम्स O मीन्स 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। टोटल एलिमेंट्स कितने 3 है। सो यहाँ पे CO2 है, सो ये क्या हो गया मॉलिक्यूल। ओके, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो क्या होगा मॉलिक्यूल, एंड सिर्फ कार्बन है सो देन दिस इज एटम। सो एटॉमिक वेट मीन्स सिंगल एटम का वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट मीन्स मॉलिक्यूल का वेट। लाइक CO2 का वेट ले रहे हैं तो उसे हम मॉलिक्यूलर वेट कहेंगे, एंड अगर हम सिर्फ कार्बन का वेट ले रहे हैं तो उसे हम एटॉमिक वेट कहेंगे। सो सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल। सो ये एक मॉलिक्यूल लिया है हमने, इसमें हाइड्रोजन एटम का वेट कितना है और ऑक्सीजन एटम का वेट कितना है। सो हाइड्रोजन कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। सो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास हमें पता है कितना है 1 एंड ऑक्सीजन का 16। सो 16 इंटू 1 तो टोटल कितना होगा 2 AMU प्लस 16 AMU दैट इज इक्वल टू 18 AMU। अब कुछ कॉमन एलिमेंट है जो हमें हमेशा यूज होते हैं। सो एटॉमिक वेट ऑफ सब कॉमनली यूज एलिमेंट। सो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन का पता है कि 1 AMU है, देन हीलियम का 4 AMU, कार्बन 12 AMU, नाइट्रोजन 14 AMU, ऑक्सीजन 16 AMU, सोडियम 23 AMU, एल्यूमिनियम 27 AMU, कॉपर 63.5 AMU, सिल्वर 108 AMU। वैसे ही हैलोजन एलिमेंट, हैलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसे हम हैलोजन्स कहते हैं। ओके, सो हैलोजन में फ्लोरीन का वेट है 19, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आयरन ओके Fe मीन्स आयरन 56, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, ब्रोमीन 80। अब ये सब हमने जो देखे वो एक एलिमेंट का वेट है। तो अगर हम कैल्शियम लेते हैं तो इसका वेट कितना आएगा 40 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सो नेक्स्ट हाउ टू कन्वर्ट AMU इनटू ग्राम। तो अभी हमने देखा था कि 1 AMU क्या रहता है, 1 AMU का मास इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। ओके, सो मास ऑफ 1 C12 एटम कितना है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये हो गया 1 कार्बन C12 एटम का मास। ओके, सो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1.66056। हाँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे 0 होना चाहिए और यहाँ पे 5 होना चाहिए। ओके, सो 056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, सो ये है 1 AMU इज इक्वल टू कितना आएगा 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। So recently AMU has been replaced by unified mass unit called Dalton और symbol U means जो हम लिखते थे कार्बन के लिए अगर हम 12 AMU लिखते थे तो हम उसे क्या लिखेंगे 12 unified mass। ओके, सो ये क्वेश्चन हम देखेंगे कि मास ऑफ एन एटम ऑक्सीजन इज 26.56896 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। व्हाट इज द एटॉमिक मास इन यूनिफाइड। सो हमें यहाँ पे ग्राम में दिया है एंड यूनिफाइड में कन्वर्जन करना है। सो हमें पता है सबसे पहले 1 AMU को काय में कन्वर्जन किया है 1 AMU एंड 1 U सेम है। सो 1 यूनिफाइड इज इक्वल टू कितना है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, और हमें 1 एटम ऑक्सीजन का मास दिया है। सो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम कितना दिया है आपको 26.56896 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। सो आप सिंपली क्या करेंगे, आपको आंसर निकालना है यूनिफाइड मास में और आपके पास ग्राम में है। सो ये डिवाइडेशन में आ जाएगा। सो 26.56896 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम अपॉन, अब यूनिफाइड मास में कन्वर्जन करना है। सो 1 U इज इक्वल टू हमें पता है कि ये वैल्यू है 1 U इज इक्वल टू, तो हमें यूनिफाइड में कन्वर्जन करना है। सो U इधर आके अपॉन में चल जाएगा। सो 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। सो ये 1 U इज इक्वल टू वैल्यू है ग्राम अपॉन यूनिफाइड मास। सो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा आंसर 16.0 यूनिफाइड मास। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। सो अगर हमें ग्राम में अगर वैल्यू दी है और अब अगर हमें यूनिफाइड मास में कन्वर्जन करना है तो हमें सिंपली डिवाइड करना है
1 AMU की जो वैल्यू है उससे, और अगर हमें यूनिफाइड मास में अगर मास दिए वाला है यूनिफाइड मास में, और हमें अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से। मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब हमें कन्वर्जन करना है यूनिफाइड मास का, मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब हमें यूनिफाइड मास से ग्राम में कन्वर्ट करना है। यूनिफाइड मास दिया है और ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ओके, अगर हमें ग्राम में दिया है और हमें यूनिफाइड मास में करना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। किससे? सो इस वैल्यू से 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, नेक्स्ट एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या रहता है कि हर एलिमेंट के आइसोटोप रहते हैं, सो जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप है, C12, C13 एंड C14। सो इनके मासेस भी अलग है और ये कितने परसेंट में अर्थ पे प्रेजेंट है वो भी अलग है। सो हम इनके मासेस को कंसिडर करेंगे M1, M2 एंड M3, और जो रिलेटिव अबेंडेंस से हम कंसिडर करेंगे A, B, C। सो फॉर्मूला निकलता है एवरेज मास का, इन सब की एडिशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और बाकी सबके एडिशन। सो M1 इंटू A प्लस M2 इंटू B, ओके, M2 इंटू B प्लस M3 इंटू C, ओके, M3 इंटू C अपॉन 100। सो ये फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का। ओके, सो अगर हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो हमें मिलता है 12.011 यूनिफाइड मास। ओके, ये रहा एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला। देन मॉलिक्यूलर मास क्या रहता है? अभी हमें पता है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या रहता है, किसी भी एटम का मतलब एटॉमिक मास क्या रहता है, किसी भी एटम का मास। तो हम जैसे कार्बन का 12 यूनिफाइड मास लिखते हैं। ओके, सो वैसे मॉलिक्यूलर मास क्या है मतलब, तो मॉलिक्यूल CO2 ये एक मॉलिक्यूल है। ओके, इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है और ये एक मॉलिक्यूल है। सो इसका मास हमें निकालना है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक मास रहेगा, एंड ऑक्सीजन का जो एवरेज एटॉमिक मास रहेगा, उनकी एडिशन मीन्स मॉलिक्यूलर मास। सो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, 1, एक मिनट, सो हम कैसे लिखेंगे, एक मिनट पहले देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास मीन्स क्या रहता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विच कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूल। मीन्स हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा जितने भी एलिमेंट उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पे हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिया है, लाइक NO2। अब इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 1 टाइम नाइट्रोजन एंड 2 टाइम्स ऑक्सीजन। सो इन सब के एवरेज एटॉमिक मास की एडिशन, सम, इसे हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। ओके, सो 1 टाइम्स क्या है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन का हमें एटॉमिक मास पता है कितना है, 14 यूनिफाइड मास। ओके, प्लस 2 टाइम्स एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 16 यूनिफाइड मास। सो टोटल हमें क्या मिलेगा, 14 और 14 यूनिफाइड मास प्लस 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल्स टू 32 यूनिफाइड मास, दैट इज टोटल इक्वल्स टू नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन का 14 है। ओके, 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 6 एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, 46 यूनिफाइड मास। सो ये आंसर आएगा हमारा 46 यूनिफाइड मास फॉर NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, देन H2O का अगर हम निकालते हैं, सेम, अगर H2O का निकाले, हमें पता है कि H2O का कितना है, हाइड्रोजन के लिए हम 1 कंसिडर करते हैं एंड ऑक्सीजन के लिए 16। सो 2 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 18 AMU। सो H2O का कितना आएगा, 18 AMU। ये तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के लिए 1 है, ऑक्सीजन के लिए 16। सो एक ब्रैकेट में आप लिख लिया करो कि C का 12 है, नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 14, देन Cl इज इक्वल्स टू 35.5, देन सल्फर 32। ओके, ठीक है। सो C6H5Cl, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 6 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ओके, 6 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 5 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ओके, कंसिडर कर लो आप, ठीक है। 6 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास कितना है, 12 हमें पता है। 5 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 हमें पता है, एंड 1 इंटू 35.5 क्लोरीन का एटॉमिक वेट है। ओके, हमें ये सब पता है। तो 6 इंटू 12 कितना होगा, 72 प्लस 5 प्लस 35.5।
सो टोटल कितना आएगा 0.5, 5 + 5 10, 10 + 2 12, सो 2, 3 + 1 4, 4 + 7 11, सो 112.5 यूनिफाइड मास। ये हो गया C6H5Cl का मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल C6H5Cl का मॉलिक्यूलर मास कितना है 112.5। सेम वैसे अगर आप H2SO4 का निकालते हो तो आपको मिलेगा 98 यूनिफाइड मास। ओके, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड आउट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल दिया है, एटम नहीं, मीन्स एक एलिमेंट से ज़्यादा प्रेजेंट है। अगर सिर्फ सिंगल एलिमेंट रहता था नाइट्रोजन तो आपको यहाँ पे एटम देते थे। ओके, क्या देते थे? एटम। कब? जब यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन रहता था। ओके, सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? मॉलिक्यूल N2। ओके, सो वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इन AMU एंड इन ग्राम्स। फाइंड आउट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। सो हमें पता है AMU में नाइट्रोजन का मास कितना है। ओके, हम लिखेंगे सो हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है N2 का इन AMU। ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। सो हमें पता है 2 टाइम्स नाइट्रोजन है, सो वन नाइट्रोजन का मास कितना है हमें पता है, कितना है 14 यूनिफाइड मास। तो AMU में पूछा है तो आप AMU लिखो, अगर यूनिफाइड मास में पूछा है तो यूनिफाइड मास, बट यू कंसिडर कर सकते हैं। सो 14U = कितना होगा 28 यूनिफाइड मास। ओके, देन हमें किस में निकालना? अब यूनिफाइड मास में तो आ गया है अपना आंसर। ठीक है, सो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन = 28 यूनिफाइड मास। ओके, सो अब हमें क्या निकालना है? मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम। ओके, सो मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन N2 इन ग्राम। सो ये हम कैसे निकालेंगे? सिंपली हमें पता है कि 1 AMU = कितना रहता है? 1 AMU = हमें पता है कि कितना है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सो हम 28 यूनिफाइड मास को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर यूनिफाइड। ओके, सो यूनिफाइड से यूनिफाइड मास कैंसिल, सो हमें आंसर मिलेगा कितना 46.49568 ग्राम। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। सो मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, ये ना लिखते हुए आप सिंपल लिखेंगे। सो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल = 46.49568 ग्राम। ये हो गया इन ग्राम। एंड सेम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल AMU में कितना आएगा 28 यूनिफाइड मास। ओके, सेम क्वेश्चन है वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो आप इसे सॉल्व कर सकते हो सिंपली। आपको पता है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो टू टाइम्स ऑक्सीजन है। वन एटम का हमें पता है कितना वेट है 16, सो 2 का कितना होगा 32 यूनिफाइड मास। ये आपका यूनिफाइड मास का आंसर हो गया। देन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। सो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम, सो हम कैसे निकालेंगे 32 इंटू 1 यूनिफाइड = हमें पता है कितना रहता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर यूनिफाइड मास। ये हमारा यूनिफाइड था, यूनिफाइड से यूनिफाइड कैंसिल, सो हमारा आंसर कितना आएगा 53.1379 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। लास्ट टाइम हम शायद -10⁻⁻24 ग्राम लिखना भूल गए थे, तो वहाँ पे कितना आएगा लास्ट इज आंसर कितना आएगा 46.49568 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपका पिछला आंसर था। 10⁻⁻24 लिखना हम भूल चुके थे, सो 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ग्राम AMU में तो आना चाहिए आपको निकालना। अगर आपको CO2 दिया है तो कितना आएगा,
यहाँ पे C का वेट कितना है 12 एंड ऑक्सीजन का वेट 16, सो 16 × 2 इज इक्वल टू 32। टोटल आएगा आपका 44 यूनिफाइड मास। और अगर आपको उसका कन्वर्जन ग्राम में करना है तो आपको 44 यूनिफाइड मास को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आपको CO2 मॉलिक्यूल दिया है और आपको उसका इन ग्राम वेट मास निकालना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, सो पहले आप यूनिफाइड में निकालेंगे। तो यूनिफाइड के लिए कार्बन का एटॉमिक वेट प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ओके, O2 मॉलिक्यूल क्योंकि, देन 44 यूनिफाइड मास मिलेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से, ओके। देन फार्मूला मास देखेंगे हम। सो फार्मूला मास क्या रहता है, कोई भी मतलब कोई भी अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रहा, लाइक NaCl, Na पॉजिटिव Cl माइनस, सो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है, इसका एडिशन और इसका एवरेज एटॉमिक मास है, इन दोनों का जो एडिशन रहेगा वो रहेगा आपका फार्मूला मास, ओके। So the formula mass is used for such a compound which contain cationic and anionic entities instead of molecular mass. Means first of all cationic and anionic entities means what? So positive charge रहा तो इसे हम cation कहते हैं, okay? माइनस रहा तो इसे हम एनायन कहते हैं, ओके। सो कैशाइन जो है, जो मतलब जो एलिमेंट कैशाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज ले फॉर्म कर रहा है उसे हम कैशायनिक एंटिटीज़ कहते हैं, एंड जो निगेटिव चार्ज फॉर्म कर रहा है उसे एनायनिक एंटिटीज़ कहते हैं। तो अब Na पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ओके, डोनेट किया है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ओके, एक्सेप्ट, तो उस पर आएगा निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, निगेटिव चार्ज कब आएगा, ये आपको ध्यान में आ गया। अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है किससे, Cl को, इसलिए Cl पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव, एंड सोडियम पे पॉजिटिव। सो फाइंड आउट द फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। सो हमें Na का एटॉमिक वेट पता है कितना है 23, ओके। Na का वेट कितना है 23 प्लस Cl का हमें पता है कितना है 35.5। अगर हम इसकी एडिशन करते हैं तो हमें मिलता है 58.5 यूनिफाइड मास, ओके। ये फॉर्मूला मास हो गया NaCl का। सो फाइंड आउट द फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। सो इसमें Na का वेट कितना दिया था 23, Cl का 35.5, इन दोनों के सिंपली एडिशन किए और हमें मिला 58.5 यूनिफाइड मास, ओके। देन नेक्स्ट फाइंड आउट द फॉर्मूला मास फॉर CaSO4। सो यहाँ पे कैल्शियम का फॉर्मूला, कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है 40, देन सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 16। सो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला मास ऑफ CaSO4, सो 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, ओके, प्लस 1 टाइम सल्फर प्रेजेंट है, 1 टाइम कैल्शियम है, सो 1 टाइम एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन, सो 4 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, सो 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना है हमें पता है 1 इंटू 40, ओके, प्लस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सल्फर भी हमें पता है कितना है 32, प्लस 4 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, वो भी हमें पता है कितना है 4 इंटू 16। सो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 40 प्लस 32 प्लस 64। सो टोटल वेट कितना आएगा 4 + 2 = 6, देन 6 + 4 10 + 3 13, 136 यूनिफाइड मास, ओके। ये हो गया आपका CaSO4 का। देन CuNO3 टेकन ट्वाइस, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर प्लस, अब यहाँ पे देखना, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है तो नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, ओके, 2 टाइम्स नाइट्रोजन, एंड ऑक्सीजन कितने टाइम्स है 3 एंड 2। सो इसको एडिशन नहीं करना है, इसका क्या करना है मल्टीप्लीकेशन। सो 6 टाइम क्या होगा ऑक्सीजन, ओके। सो 1 इंटू कॉपर कितना है, कॉपर का वेट हमें कितना पता है 63.5, प्लस नाइट्रोजन का वेट हमें पता है कितना है 14, प्लस यहाँ पे 6 टाइम ऑक्सीजन है 6 टाइम 60, ओके। सो अगर हम इन सब का एडिशन करते हैं तो हमें मिलता है 187.5 यूनिफाइड मास। तो आप ये एक बार सॉल्व करके देखना कि 187.5 यूनिफाइड मास ही मिलता है या नहीं। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।